जिस विधायक ने योगी के खास मंत्री को बीच सड़क पर घेर कर किया हंगामा, उसके कंधे पर हाथ रखकर घूम रहे थे केशव। मैसेज एकदम क्लियर है। ब्रजभूषण राजपूत के बहाने फिर से आमने सामने होंगे केशव और योगी। लखनऊ से पार्टी ने दिया था शोकॉज, दिल्ली ने कार्रवाई पर लगा दी रोक। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जो चल रहा है वो किसी बड़े सियासी ड्रामे या थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। लखनऊ के गलियारों में चर्चा है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तैर रही है जिसमें वो ब्रजभूषण राजपूत के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यह तस्वीर करीब 6 महीने ही पुरानी है, लेकिन इसे आज के माहौल में जानबूझकर वायरल कराया जा रहा है। इसका मकसद सीधा है, ये संदेश देना कि योगी सरकार के भीतर जो भी बागेश्वर उठा रहा है उसके पीछे केशव मौर्य का हाथ है। ये कहानी हमें कुछ समय पीछे ले जाती है जब आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। आशीष पटेल ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि सरकार के भीतर के लोग ही उनके चरित्र हत्या यानी कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक तरह की टारगेट किलिंग करार दिया और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबियों पर निशाना साधा था। आज की स्थिति देखकर सवाल यह उठता है कि क्या फिल्म वही है, बस किरदार बदल गए। कल जो लड़ाई आशीष पटेल लड़ रहे थे, आज क्या वही मोर्चा केशव मौर्य ने संभाल लिया है। यूपी बीजेपी के भीतर की ये जंग पानीपत और खानवा के मैदानों की याद दिलाती है, जहां वर्चस्व के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी गई थी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि हर वो व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली या उनके फैसलों के खिलाफ जाता है, उसे शरण केशव प्रसाद मौर्य से मिलती है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच बन गया है जिसे मुख्यमंत्री चाह कर भी भेद नहीं पा रहे हैं। ब्रजभूषण राजपूत इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जिनसे पहले आशीष पटेल भी इसी रास्ते पर चले थे। अभी कुछ ही साल पहले की बात है जब केशव मौर्य के जन्मदिन पर उनके आवास पर करीब 80 से ज्यादा विधायक जुटे थे और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये योगी विरोधियों का एक शक्ति प्रदर्शन था। इस पूरी पटकथा को अगर बारीकी से देखें तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की साजिशों का एक लंबा सिलसिला चला नजर आ रहा है। एक खास खेमा बीजेपी के भीतर लगातार सक्रिय है जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली को चुनौती देता रहता है। जब वो सीधे तौर पर योगी को हटाने में नाकाम हो जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लेते हैं। पुरानी तस्वीरों को वायरल करना और ये जताना कि पार्टी के ज्यादातर चेहरे योगी को नापसंद करते हैं, इसी रणनीति का हिस्सा है। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री अलग थलग पड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की रही है और यही सख्ती शायद उनके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पकड़ और जीरो टॉलरेंस की नीति ने कई ऐसे समीकरणों को बिगाड़ दिया जो दशकों से यूपी की राजनीति का हिस्सा थे। बीजेपी के भीतर वो खेमा जो दिल्ली के करीब है, वो बार बार मात खाने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि योगी की लोकप्रियता जमीन पर बहुत मजबूत है, इसलिए वो सीधे प्रहार के बजाय भीतर से दीमक की तरह सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी योगी दिल्ली जाते हैं या जब भी कोई बड़ा चुनाव आता है, ये खेमा सक्रिय हो जाता है। 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस खेमे को मानो ऑक्सीजन मिल गया। वो हार का ठीकरा योगी की कार्यशैली पर फोड़ने की कोशिश करने लगा, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि वो झुकने वाले नहीं हैं। ब्रजभूषण राजपूत जैसे विधायकों का खुलकर बोलना या उन्हें डिप्टी सीएम का संरक्षण मिलना ये संदेश देता है कि बीजेपी के भीतर अब 2 स्पष्ट धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा वो है जो योगी के बुलडोजर मॉडल और उनकी कार्य प्रणाली के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा वो है जो इसे तानाशाही करार देकर अपना वजूद तलाश रहा है। केशव मौर्य इस दूसरे धड़े के अघोषित नेता बनकर उभरे हैं। उनकी हर मुलाकात और हर पुरानी तस्वीर का वायरल होना एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है ताकि आलाकमान पर दबाव बनाया जा सके। राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता। 6 महीने पुरानी तस्वीर का आज वायरल होना यह साबित करता है कि पीआर एजेंसियां और आईटी सेल के कुछ हिस्से इस गृह युद्ध में पूरी तरह शामिल हैं। आशीष पटेल ने जब अपनी चरित्र हत्या की बात की थी तब भी इशारा साफ था कि उन्हें सिस्टम के भीतर से ही खत्म करने की कोशिश हो रही। आज जब वही हालत केशव मौर्य के इर्द गिर्द बुने जा रहे हैं तो यह साफ है कि साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, इसके तार दिल्ली के बड़े दफ्तरों से भी जुड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधायकों की बगावत के इतिहास को खंगाले तो ये कहानी बहुत पुरानी लगती है। 2017 से 2019 के शुरुआती दौर में ही असंतोष के बीज पड़ चुके थे। मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही कई बीजेपी विधायक मीडिया में शिकायत करने लगे कि अफसर उनकी बात सुनते ही नहीं। उनका आरोप था कि सीएम को चुनिंदा अधिकारियों के भरोसे सरकार चला रहे हैं। 18 सितंबर 2018 को योगी को एक पत्र सौंपा गया जिसमें अफसरों की अकड़ और विधायकों की अनदेखी का कच्चा चिट्ठा था।
इसे अंदरूनी असंतोष का पहला बड़ा संकेत माना गया। दिसंबर 2019 में यह गुस्सा सड़क से सदन तक पहुंच गया, जब लगभग 200 बीजेपी विधायक विधानसभा के भीतर धरना पर बैठ गए। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि जीरो टॉलरेंस के नाम पर अधिकारियों को इतना ताकतवर बना दिया गया कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की हैसियत को भी नहीं पहचानते। साल 2020 और 2021 के दौरान विधायकों ने खुले इंटरव्यू देकर अपनी ही सरकार को घेरा। नंद किशोर गुर्जर जैसे विधायकों ने खुलेआम कहा कि अगर वो भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो चुनाव में जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। विश्लेषकों ने इसे सीधे योगी मॉडल पर चोट करार दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह बगावत और ज्यादा उग्र हो गई थी, जब योगी मंत्रिमंडल के 3 बड़े मंत्रियों और 10 विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बगावत की अगुवाई की और उनके पीछे दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे बड़े ओबीसी चेहरे चले गए। इन सभी का एक ही आरोप था कि योगी सरकार में पिछड़ों, दलितों और व्यापारियों की उपेक्षा की जा रही है और अफसरशाही मनमानी कर रही है। इन इस्तीफा देने वाले नेताओं ने सीधे तौर पर योगी की कार्यशैली को ही हार का मुख्य कारण बताया। 2024 और 2025 में भी ऐसा ही चलता रहा। कई मंत्रियों और विधायकों ने फिर से अफसरों की मनमानी और ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। साल 2025 में भी ऐसी खबरें और ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें विधायकों ने सरकारी अधिकारियों के रवैये को असहनीय बताया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद मंडलवार संवाद की पहल करनी पड़ी ताकि विधायकों, मंत्रियों और अफसरों के बीच इस गहरी खाई को पाटा जा सके। खैर, इस वक्त भी मामला गंभीर है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सचमुच 2 हिस्सों में बट रही है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।